बच्चों ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक कुछ भी हो सकती है। तो अब मैंने दूसरी बात क्या बताया कि आपको ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाई देगा। मैंने तीसरी बात क्या बताया, मैंने तीसरी बात ये बताया बच्चों कि मान लीजिए कि अगर आपको नाइट्रोजन मिल जाए, सपोज मान लीजिए नाइट्रोजन मिल जाए, नाइट्रोजन, और आप नाइट्रोजन की रिएक्शन करके नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बनाना चाहते हैं, NO2 कुछ भी बनाना चाहते हैं बच्चों, ये तब बनेगा ना जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। और बच्चों इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, और जब भी कभी किसी रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बच्चों जब भी कभी नाइट्रोजन की रिएक्शन होना तो वो इंडोथर्मिक होगा। क्यों इंडोथर्मिक होगा? क्योंकि आपको पता ना नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से वो ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन इंडोथर्मिक होती है। बाकी लगभग बच्चों आपको रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही दिखाई देगा। ये केवल ऐसे हिंट के लिए बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिए। खैर, वैसे नाइट्रोजन के बारे में हम लोग भविष्य में पढ़ने वाले हैं, पी ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सब ज्ञान देने वाला हूं, परेशान ना हो। आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जरा ध्यान सुनिए। आपने सुना होगा ना अभी अपने देश में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है, आपने अभी ऐसा सुना होगा ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत। हाँ सर। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिए। आपको आपके सुन को आपको जरा आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा। मैं आपको बता दूं कि बच्चों अपने देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मुझे किसी के मतलब कोई ऐसा है कि कोई पार्टी हमको बहुत लगाव है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बच्चों आपको सही आपको मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी देर 2 मिनट में देना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अपने देश में जितना ऑक्सीजन चाहिए बच्चों ना, उससे ज्यादा सप्लाई होता है। अपने देश में जितना ऑक्सीजन चाहिए बच्चों ना, उससे ज्यादा सप्लाई होता है अपने देश में। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, फिर सर ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई? ये कौन सी बात हुई? अपने देश में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। मैं जरा उसका उसका जो डाटा है मैं थोड़ा सा नोट कर लूँ, आपको बता दूं। जो रियल है वही बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट का मामला है इसलिए बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जाने, है ना, जिससे आसपास अगर कोई ऐसा बोले तो आप उसको बता पाए कि नहीं आप ये गलत है। जरा मेरी बात सुनिए, तो मैं आपको बताऊं। तो अपने अपने जो देश में ये जो ऑक्सीजन की जो दिक्कत है ना बच्चों, या देखिए मैं थोड़ा ऑक्सीजन का ये वो ले लूं इंफॉर्मेशन, कितना होता है मतलब रियल में कितना प्रोडक्शन अपने इंडिया में होता है और कितनी जरूरत है। हाँ सुनिए, तो जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं आपको बता दूं कि बच्चों अपने देश में इस समय जो डिमांड है अपने देश में, वो करीब 7,000 मीट्रिक टन है। 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड है, जरा ध्यान सुनिएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि अपने देश में जो कैपेसिटी है ना, जो बनता है ऑक्सीजन, उसके बारे में सुन लीजिए। वो बच्चों में करीब 7800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अपने देश में बनता है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन, ध्यान सुनिएगा। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अभी अपने देश में इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत क्यों? जरा उसके बारे में सुनिए। और मैं बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट ने अब का जो टारगेट रखा ना, गवर्नमेंट में जो अब का जो टारगेट रखा है वो करीब 90,000 मीट्रिक टन का टारगेट रखा है। तो प्रश्न ये कि सर अपने देश में 7,000 मीट्रिक टन की जरूरत है और उससे ज्यादा सप्लाई होता भी है, तो फिर अपने देश में इस समय ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसका रीजन सुनिए। इसका रीजन ये है कि बच्चों जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, अच्छा सबसे पहले मैं ऑक्सीजन के बारे में एक बात बता दूं। मुझे एक बात बताइए, आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर अपने एयर में तो 21% ऑक्सीजन है ही, तो सर फिर लोगों को ऑक्सीजन की कमी कैसे पड़ रही है? भाई जिन पेशेंट को उसको एयर में घुमा दो कि भैया हवा से ऑक्सीजन खींच के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इतनी दिक्कत क्या है? तो जरा मुझे बताओ जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं 100% एयर की, तो 100% एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो 71% होता है। जो नाइट्रोजन होता है बच्चों वो 71% नाइट्रोजन है, 71%। और ये हमारे लिए कोई काम लायक नहीं है। हमारे लिए काम लायक क्या? ऑक्सीजन है। अब ध्यान सुनिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो जब वो इन्वायरमेंट में घूमता है ना, तो वो 21% ऑक्सीजन से काम चला लेता है। मान लीजिए हम स्वस्थ हैं, हम नॉर्मल घूम रहे हैं, तो हमको 15-20% 21% ऑक्सीजन हमारे लिए सफिशिएंट है, हम उससे जीवन आराम से चला लेंगे। लेकिन बच्चों जब कभी कोई इंसान बीमार पड़ता है ना, तो बच्चों इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसको प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसको करीब 98% प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
98%। और हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 21%। तो इसलिए बच्चों उस इंसान को देने के लिए ना ऑक्सीजन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? क्या करते हैं? बनाने कोई अलग से टेक्निक थोड़े है। क्या करते हैं? इस एयर को लेते हैं, अब इस एयर में से नाइट्रोजन को हटा देते हैं प्यूरिफायर करके, जितने डस्ट और सबको हटा देते हैं, और बच्चों प्योर 98% एयर बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। और उस ऑक्सीजन को मनुष्य के यहाँ पे लगा देते हैं और मनुष्य उससे सांस लेता है और कुछ समय तक जीवित रहता है। एक बात और सुनिए, आपने आईसीयू सुना होगा बच्चों। आईसीयू में उस इंसान को जाना पड़ता है जो इंसान नॉर्मल तरीके से सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, तो उसको ऑक्सीजन के थ्रू एक मास्क पहना दिया जाता है और उससे उसको बोला जाता है सब आप सांस लीजिए। बच्चों आपने एक सुना होगा वेंटिलेटर। बच्चों वेंटिलेटर में क्या होता है? वेंटिलेटर में ना इंसान को ना नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा सीधे सांस ना फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि उसका फेफड़ा इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है ना कि वो बेचारा नॉर्मल ऑक्सीजन खींच भी नहीं पाता है। तो क्या करते हैं, एक पाइप के रास्ते से ना पूरा नाक के अंदर घुसाड़ के पूरे फेफड़े तक ना ऑक्सीजन भेजा जाता है, जबरदस्ती भेजा जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि हर 100% में 5% ऐसे व्यक्ति है ना जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, और उस 5% में केवल 1% व्यक्ति बचता भी है। वेंटिलेटर पर जाने के बाद व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं होती। खैर आपको मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है। अब आगे सुनिए। तो प्रश्न ये है कि सर जो अपने देश में इतना ज्यादा ऑक्सीजन बनता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई? जरा ध्यान सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जब इस ऑक्सीजन को बनाया जाता है ना तो इस ऑक्सीजन को रखने के लिए इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, स्टोर करने के लिए। और बच्चों यहां तक तो ठीक है, और इस ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए बच्चों वो -185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। -185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। बच्चों आप -5, -10, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना मैनेज है, कर लोगे, लेकिन -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसी ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना ये टफ काम है। उसके लिए बच्चों एक बड़े बड़े टैंकर की जरूरत पड़ती है, जिसको क्रायोस्कोपिक टैंकर बोलते हैं। टैंकर आप देख रहे हैं ना, विदेशों से टैंकर मंगाए जा रहे हैं। बच्चों अपने राज्य सरकारों के पास ऐसे टैंकर अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी यह है कि उसको किस में रखा जाए। अच्छा, सब दूसरी कमी सुनिए, जहां जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बनता है वो कभी अगरतला है, कहीं बेंगलोर है, कभी यहाँ है, कभी सियाचिन है, बहुत दूर दूर जगहों पे है। और जो टैंकर पड़े भी है बच्चों ना, वो भी बहुत दूर दूर जगहों पे पड़े हुए हैं। अब इस टैंकर को उठा उठा के दिल्ली में, मुंबई में सप्लाई करना ये भी टफ काम है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी यह है कि जिसमें स्टोर करके रख सकते हैं बच्चों, वो टैंकर अपने पास नहीं है। उसी टैंकर को अमेरिका से बाकी जगहों से मंगाया जाता है। उस टैंकर में ना इतना कम टेम्परेचर पर रखने की व्यवस्था होती है, -185 डिग्री सेल्सियस में, और उसमें ऑक्सीजन रहता है और उसको सप्लाई करते हैं, जगह जगह सप्लाई कर रहा है। तो ये अपने मन में याद रखिएगा कि अपने देश में ना किसी प्रकार के टैंकर की बस टैंकर की दिक्कत है। और आपने देखा होगा जगह जगह रेलवे लाइन से टैंकर बन के भेजे जाते हैं। उस टैंकर के पीछे ना फ्रीजर लगा हुआ है, और वो फ्रीजर ना उस लिक्विड ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करता है। एक बात और सुन लीजिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना है कि ऑक्सीजन लीक हो गया, लोग मर गए। बच्चों ऑक्सीजन से कोई मरता नहीं है। ऑक्सीजन लीक हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन मनुष्य के मुंह में जा रहा था ना, वो लीक होकर कहीं और चला गया। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन लीक हो गया, चारों ओर ऑक्सीजन लीक हो रहा है, इंसान मर गया। अरे ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी चीज है। वो लीक होने का मतलब ये हुआ बच्चों ना कि उसके पास वो सप्लाई पहुंच नहीं पाई ऑक्सीजन, इसलिए लोग ऐसा मतलब मर गए। तो जो जिन लोगों के मन में ऐसा है कि अपने देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। उस ऑक्सीजन को रखने के लिए जो टैंकर है वो नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत दूर दूर देशों में उपस्थित है, जो हमको लाने में दिक्कत हो रही है। अब उसकी सुविधा धीरे धीरे करके हमारे देश में हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ये जानना जरूरी है। खैर अपने काम की बातें शुरू करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अपने भारत में ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, उसके लिए कुछ करना थोड़े है। एयर से तो एयर को ही खींच के लाना, उसको प्यूरिफायर करके 98% ऑक्सीजन बनाना और दे देना। चलिए बाद में बात करेंगे, आपको मेडिकल चीजें भी जानना जरूरी है, आरटीपीसीआर ये सब, कोरोना क्या है इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा। आपको जानना जरूरी भी है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। मुझे इसके बारे में बहुत डेप्थ में पता है कि ये कोरोना क्या, वास्तव में आरटीपीसीआर क्या, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, इतना समय आप वैक्सीन बना लीजिए सर। क्या हुआ?
आप आपने वैक्सीन क्यों नहीं बनाई पहले ही? नहीं, हम तो बायो स्टूडेंट नहीं है ना, हम जैसे क्या ना, तो हम लोग टीचर हैं तो थोड़ा बड़ा ज्ञान रखना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे थोड़ा सा उत्सुकता रहती है तो मैं बाकी जो साइंटिस्ट के जो रिसर्च है वो पढ़ते रहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक नीट के स्टूडेंट हो तो आपको भी ज्ञान होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछे तो आप वहां पे बोल पाए 2 शब्द। खैर, थोड़ा सा हम पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। जरा मेरी बात सुनिए। तो बच्चों, ये एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। एक बात और ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि आपको डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन यही चल रहा है, डेल्टा एच रिएक्शन भाई, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच ही तो निकालना, चाहे वो फॉर्मेशन हो चाहे कंबशन हो कुछ भी हो। तो क्या करना, मेरी बात सुनिए, ये पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1। मैं आपको टोटल बच्चों 3 फॉर्मूला बताऊंगा, आपको 3 फॉर्मूले में थर्मोकेमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए आपको डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है। डेल्टा एच रिएक्शन किसी का हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मेशन का, न्यूट्रलाइजेशन का, कंबशन का, किसी का भी हो सकता है। तो मान लो पेपर में आपको फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, फॉर्मेशन के बारे में लिखा, तो फॉर्मेशन के डाटा से आप डेल्टा एच रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करिए, जितना भी फॉर्मेशन का डाटा लिखा हुआ है प्रोडक्ट की साइड का, आप सबको एक साथ लिखिए और सबको जोड़ दीजिए। उसके बाद बच्चों जितना भी फॉर्मेशन आपका रिएक्टेंट के साइड का लिखा हुआ है, सबको एक साथ लिखिए, सबको जोड़ दीजिए और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अभी न्यूमेरिकल आएगा, आप चिंता ना करें। माइनस करने के बाद जो आएगा बच्चों, उसी का डेल्टा एच रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैंने आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन किसे कहते हैं मैंने बता दिया। डेल्टा एच फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक कुछ भी हो सकता है, मैंने ये भी बता दिया। मैंने इसके बाद मैंने क्या बोला, डेल्टा एच रिएक्शन यदि आपको पता करना है बच्चों, तो आप प्रोडक्ट में जितना भी डेल्टा एच फॉर्मेशन का जो डाटा है वो लीजिए, रिएक्टेंट में जितना वो लीजिए। ये पेपर में दिया रहेगा, आप इसकी चिंता ना करें कि N2O का फॉर्मेशन इतना है, इतना डिग्री, इतना मतलब इतना टेम्परेचर है, आपको वो लेकर डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अभी थोड़ी देर बाद, पहले आप इतनी स्क्रीनशॉट ले लें, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आपकी बायोलॉजी की भी क्लास है ना। अच्छा, आज तो शाम को नहीं, लेकिन कल शाम को अपनी क्लास होगी। कल शाम को अपनी क्लास होगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कल शाम को क्लास की टाइमिंग में आपको मैं इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, लेकिन कल की क्लास की टाइमिंग जरूर अटेंड करें, क्योंकि कल थर्मोकेमिस्ट्री समाप्त करेंगे। मंडे को हम लोग नया लेसन शुरू करने वाले हैं। बच्चों बहुत सिंपल लेसन है ना। इतनी नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी आपकी स्क्रीनशॉट मिला है। उसके बाद जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बाकी PDF सेंड कर दूंगा। तो आप बायोलॉजी क्लास के लिए रेडी हो जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और भविष्य में यदि किसी को जानना है इसके बारे में डिटेल तो मुझे पूछेगा, तो मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए क्लास क्लोज करते हैं, इसके बाद आप बायोलॉजी क्लास के लिए बिजी हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बायोलॉजी क्लास। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। 2s का फॉर्मेशन करना है, बोलो कैसे बनाए, क्या क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा। नहीं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है नेचर में सबसे ज्यादा? गैस। गैस फॉर्म में, और सल्फर सॉलिड, सॉलिड नहीं, एसिड। सॉलिड क्या होता है? एसिड। एसिड के फॉर्म में। हाँ। मुझे 1 मोल ही बनाना है तो 1/8 करना पड़ेगा। तो बच्चों ये डेल्टा HF है और ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। ये डेल्टा HF है और ये बिल्कुल सही रिएक्शन है, कोई टेंशन नहीं। डेल्टा HF भी है और सही रिएक्शन भी। इस पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं बच्चा। हमको केवल CO बनाना, केवल CO का फॉर्मेशन करना है। बोलो आप क्या करें? कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन और ऑक्सीजन। यार कार्बन और ऑक्सीजन गैस। आपको ऐसा बोलना है कि सर कार्बन लीजिए लेकिन ग्रेफाइट लीजिए, कार्बन का ग्रेफाइट लीजिए, और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म लीजिए। आप ऐसा पूरा बोले। O2 को 1/2। हाँ, कार्बन ग्रेफाइट लेना है सर, और O2 गैस के फॉर्म में लेना है। क्योंकि सर फॉर्मेशन 1 मोल का करना है, इसलिए O2 को 1/2 वन हाफ। तो ये भी डेल्टा HF है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए आ रहा है। बच्चों आपको HI बनाना है, बोलो हाँ कैसे? सर। बोलिए। H2 गैस। बच्चों H2 गैस लेना, लेकिन हाफ लेना पड़ेगा, और I2 भी गैस लेना, लेकिन ये भी हाफ लेना पड़ेगा। क्यों? समझ नहीं पाया? समझ गए सर। समझ गए। एक क्वेश्चन और आपके लिए। आपको बताना चाहता हूं, जो सल्फर होता है बच्चों ने, वो सल्फर एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर, अगर आप याद हो। ये क्राउन स्ट्रक्चर है ना, क्राउन स्ट्रक्चर।
वैसे पी ब्लॉक में पढ़ा जाता है, इसी फॉर्म में पाया जाता है। बच्चों HBr के बारे में कौन बताएगा? HBr हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन गैस और वन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड। H2 गैस। हाँ, ब्रोमीन लिक्विड लेंगे, ब्रोमीन लिक्विड थोड़ा सा पढ़ा करो आप लोग बच्चों। ब्रोमीन, वन हाफ। हाँ, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, मैंने आपको बता रखा है। 1/2। ठीक, तो मुझे बताओ क्या सभी को डेल्टा एच सब समझ में आ गया? डेल्टा एच अब बच्चों 1 मोल के लिए देखो, सब में 1 ही मोल है कि नहीं? हाँ हाँ। सर, एक ही चलिए ठीक, हाँ सर। तो हम लोग आगे जरा नेक्स्ट लिखो हेडिंग, इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। नेक्स्ट जरा देखते हैं, जरा देखो। बच्चों नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई बताएगा कंबशन का मतलब क्या होता है? बच्चों कंबशन का मतलब होता है जलाना। कंबशन का मतलब समझ नहीं पाया। जलाना का मैं वो लिख देता हूँ, समझ गए सर। हाँ समझ गए। बर्निंग। फायर फायर। बर्निंग जानते हैं ना, बर्निंग? हाँ। हाँ सर। एक मूवी भी है द बर्निंग ट्रेन। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि किसकी प्रेजेंस में किसी चीज को जलाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, मतलब एयर की प्रेजेंस में। क्यों? हाँ। हाँ प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस मतलब O2। एयर की प्रेजेंस मतलब O2 की प्रेजेंस में किसी चीज को जलाया जाता है। O2 साइज कर दो। तो बच्चों सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था कि पूरी थर्मोकेमिस्ट्री केवल 1 मोल के लिए डिफाइंड है। क्या मैंने ये बात पहले कर चुका हूँ? पूरी थर्मो, हाँ हाँ। ठीक हाँ है। सर। तो बच्चों मैं पहले लिखना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है, जब 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, मतलब किसी सबस्टेंस का 1 मोल जलाया जाता है, ऑफ एनी सबस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? दुनिया का कोई भी सबस्टेंस का 1 मोल यदि आप जलाते हैं और पूरी तरह से जलाते हैं, ऐसा नहीं कि आधा जला के छोड़ दीजिए, नहीं, कंप्लीट जलाना आपको बच्चों, पूरा जलाना। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों सुनिए, जब 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, यहां लिख भी देता हूं, कंप्लीटली मतलब पूरा जलाना है, कंप्लीटली बर्न, जब कभी 1 मोल सबस्टेंस को, जब कभी 1 मोल दुनिया का कोई भी सबस्टेंस को पूरी तरह जलाया जाता है, इन द सफिशिएंट, किसकी प्रेजेंस में जलाया जाता है? O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने जलाने के लिए थोड़ा ऑक्सीजन भेजा फिर ऑक्सीजन ले लिया। बच्चों जब तक वो पूरा ना जल जाए तब तक आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन भेजना है। मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये पेन टैब है, मुझे इसको जलाना है, तो इसको जलाने के लिए मुझे एयर चाहिए, एयर मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो बच्चों आपको ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो पूरा सफिशिएंट करना है। क्यों? ताकि ये पूरी तरह से ये पेन का जो टैब वो जल जाए। और कितना? 1 मोल, मतलब 1 मोल कोई भी सबस्टेंस को पूरी तरह से जलाने के लिए पूरा सफिशिएंट एयर सप्लाई करें। तो जो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब किसी को जलाते हैं तो क्या वहां से एनर्जी रिलीज होती कि नहीं होती है? हाँ होती है सर। हाँ। तो बच्चों जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आप किसी चीज को जला के देखिए ना, उसमें से एनर्जी निकलेगी। जला के देखिए, आप आपके कॉपी उसको जलाइए, देखिए आपकी एनर्जी निकलेगी। इन द sufficient
in the sufficient supply of oxygen. मैंने क्या बोला बच्चों, ऑक्सीजन के सफिशिएंट सप्लाई में किसी भी सब्सटेंस को जलाने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना, उससे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। एंथैल्पी या एनर्जी या हीट है ना, दोनों बातों से उसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। बच्चों इसमें खास बात सुनो, खास बात ये है ना, मैं फिर कह रहा हूं कि कंप्लीट जलना चाहिए। यदि बच्चों कंप्लीट नहीं जला तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। बच्चों इसमें कंप्लीट एयर ऑक्सीजन की सप्लाई भी चाहिए। यदि आपने कंप्लीट एयर की सप्लाई नहीं किया तब भी वो कंबशन नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी चीज को जलाने पे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी? क्या ये बात सही है? हाँ सर। तो क्या बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा? ये भी बात सही है। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या वो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दोनों हो सकता है? हाँ सर। लेकिन बच्चों हाँ सर। ये तो फिक्स है कि इसका डेल्टा एच हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बोलो या तो समझ में आ गया? इसको हटाता हूं मैं। ध्यान सुनिए, हाँ सर। हाँ जरा ध्यान सुनिए बच्चों, हमने क्या बोला? जब कभी किसी एक मोल सबस्टेंस को जलाया जाता है और कंप्लीट जलाया जाता है और कंप्लीट एयर की सप्लाई में जलाया जाता है तो उसी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। एक एग्जांपल सुनिए, बहुत बहुत सिंपल, आपका फेवरेट एग्जांपल है, बहुत आसान एग्जांपल है। चलिए पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपको कभी याद है मैंने मोल कंसेप्ट में जलाने वाला कोई कहानी बताया था? मैं बताता हूँ बच्चों, अगर कार्बन को O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो क्या CO2 बना था? ऐसा कुछ सिखाया था मैंने? हाँ सर। हाँ सर। और जब कभी हाइड्रोकार्बन को, आप याद करिए, जब कभी हाइड्रोकार्बन को O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता तो याद करो, बोलो प्रोडक्ट क्या बनता था? CO2 और CO2 plus H2। CO2 plus H2। क्या मैंने बोला था कि साहब ये बर्निंग रिएक्शन है? हाँ हाँ बर्निंग रिएक्शन मोल कंसेप्ट में बताया था बच्चों, इसी को कंबशन कहते हैं। कंबशन तो जरा एक एक करके देखते हैं, जरा मेरी बात ध्यान सुनो, है ना? एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या बोला, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब डेल्टा एच सी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां से। तो बच्चों हमें किसी एक मोल सबस्टेंस को जलाना है, किसी एक मोल, है ना, किसी एक मोल सबस्टेंस को जलाना है। चलो ले लेते हैं एक मोल कोई भी सबस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है? चलो ले लेते हैं बच्चों, इसका नाम है C2H6। C2H6 का नाम क्या बताओ? तो इसको जलाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? O2। और जलाने के बाद क्या बनेगा? CO2 plus H2। अच्छा याद है मैंने बैलेंस करने का तरीका सिखाया था? बोलो कैसे बैलेंस करते हैं? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन 2 कर दी। 2 नहीं अब 4 हो गए। नहीं मेरी बात सुनो, 5 ऑक्सीजन। मेरी बात सुनो, 5। पहले सुन तो लो। कार्बन बैलेंस करो, हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो। चलो ठीक है, अब बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 3 लगा दो। ठीक है, अब बोलो ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है। ये 4, 7 यहाँ 7/2। 7/2। अब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या आप यहाँ पे एक मोल सबस्टेंस को आपने जलाया? देखो एक ही मोल है। हाँ हाँ सर।
हाँ तो आपने एयर का भी सफिशिएंट सप्लाई किया, देखो तभी तो CO2 रेस्टो बन गया। तो बच्चों हाँ हाँ तो डेल्टा HC कंबशन कहते हैं। अच्छा, आपने किसका कंबशन करा, ऐसे कह सकते हैं सर डेल्टा H कंबशन ऑफ C2H6, आपने एथेन का। है समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ हाँ सर। सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और। बच्चों मान लो कि मैंने कार्बन डायमंड ले लिया, डायमंड। अब मान लो कि मैं मतलब हम ये चाहते हैं कि अब जिंदगी से मोह बंधन से छूट जाए। तो बच्चा, अगर आपको जिंदगी से मोह बंधन छूटना तो सबसे पहले पैसे को जलाना पड़ता है, पहले सबसे पहले आपको धन त्यागना है। तो हम चाहते हैं कि इस डायमंड को जला दिया जाए। चलो जला देते हैं, जला दिया। तो बच्चों कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 के। बनेगा ना CO2। हाँ सर। तो मुझे बता, हाँ क्या ये कंबशन है कि नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। नहीं है सर। नहीं है सर। क्यों कंबशन, नहीं ये एक मोल तो है ना। कार्बन है। तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन होगा भाई, कार्बन को जलाने पर हाइड्रोजन कहाँ से आता है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या अपने अपने घर से अपने, हाँ सर कंबशन है। ये केवल कार्बन को जलाने पर CO2 ही तो बनता है, इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा। जब हाइड्रोकार्बन होगा तभी तो आएगा। समझ नहीं रहो यार। समझ हाँ गए सर सर। हाँ। हमको बताओ कि कंबशन है कि नहीं है, बस है ये बिल्कुल है। कंबशन है। क्या ये फॉर्मेशन है कि नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। नहीं है। नहीं क्यों नहीं, नहीं है। क्यों नहीं। ग्रेफाइट ये होना फाइट चाहिए नहीं था है। शायद। बस डायमंड आपने लिया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी देखना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बच्चों मैं यहाँ पे ग्रेफाइट ले रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये कंबशन है कि नहीं, कंबशन। हाँ है। हाँ है क्या ये फॉर्मेशन, हाँ है इसका हाँ सर। है नहीं, गैस लगा दीजिए। हाँ इस फोटो गैस लगाइए। आउट गैस, इसका मतलब ये हुआ बच्चों ना कि कभी कभी सर हाँ फोटो कर दीजिए। कंबशन और फॉर्मेशन बराबर भी हो सकता है, धोखा नहीं खाना। सर ये कौन सा जादू हो गया, जादू नहीं हुआ, ऐसा कभी कभी मैच कर सकता है जो यहाँ मैच कर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ हाँ इसकी हाँ सर आ गए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, हाँ सर। ठीक है। बच्चों आपको मैंने बताया था कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा कंबशन आपको समझ में आ गया ना, कंबशन पहचान लोगे ना। हाँ ठीक है। एक बात और सुन लो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व करें, तो ये तभी संभव है जब आपको डिफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि यदि आपने फॉर्मेशन का कंबशन का फॉर्मेशन कर दिया और यदि आपको पता नहीं कि ये कंबशन क्या फॉर्मेशन क्या है, तो बच्चों आपका आंसर गलत आएगा। यदि आपको ये नहीं पता कि एक्सोथर्मिक कौन सा एंडोथर्मिक कौन सा है, तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि आपको डिफिनेशन सिखाना, और डिफिनेशन सिखाने के बाद विश्वास मानिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक को भी उठाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ तुरंत आंसर आएगा। पहले पूरा सुन लीजिए। चलिए, क्या मैंने आपको बता दिया कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। हाँ सर। क्योंकि बच्चों किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, नहीं है तो किसी चीज को जला के देख लीजिएगा। बच्चों आपको मैंने बोला था मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा, तो ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 2 मैंने आपको बोला था 3 फॉर्मूला बताऊंगा। एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, तीसरा एक और बताऊंगा। तीनों फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और यदि आपको डिफिनीशन याद हो तो दिव्य जरा ध्यान देना। तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है तो बच्चों याद रखिएगा, अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका जो डेल्टा एच जो रिएक्शन है, डेल्टा एच रिएक्शन, वो क्या होगा जरा देखना। कंबशन रिएक्टेंट का आप पहले लेंगे, कंबशन रिएक्टेंट का पहले लेंगे, है ना। इसमें सिग्मा लगा देता हूं, हो सकता है कि ज्यादा हो। और बच्चों कंबशन प्रोडक्ट का आप बाद में लेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अच्छा मुझे बता, अभी मैंने फॉर्मेशन में क्या क्या फॉर्मूला लिखाया था? पहले रिएक्टेंट लिया था कि पहले प्रोडक्ट लिया था? प्रोडक्ट पहले लिया था, प्रोडक्ट पहले लिया था प्रोडक्ट और पहले। माइनस रिएक्टेंट लिया था। क्योंकि बच्चों वो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दोनों हो सकता है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है। मैं बताना चाहता हूं, हमारी एक बात मैं समझाता हूं। देखो मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आपको बताया था कि अगर अगर कहीं एनर्जी कम हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? हाँ ये सिखा चुका हूं भाई। अगर हाँ सर। अगर आपके जेब में पैसा हो तो आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो आप पूरा मार्केट घूमेंगे, इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी कम हो। लेकिन पैसा खत्म, एनर्जी खत्म, आप घर पे स्टेबल हो जाएंगे। सही बात है। चलिए दूसरा चीज मुझे बताइए कि जब कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या इसमें से एनर्जी रिलीज होती है? आपकी आवाज एनर्जी रिलीज होती है जब कभी हम, हाँ थोड़ा सा बीच में आवाज कट गई। बीच में चली गई थी आवाज। एक बार मुझे बताइए, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। जब कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों क्या इसमें एनर्जी रिलीज होती है? हाँ सर। और जब कभी कोई एनर्जी रिलीज होती है तो क्या वो चीज स्टेबल होता है? हाँ भाई अगर कहीं से एनर्जी निकाल दिया जाए तो क्या वो चीज स्टेबल होता है? हाँ ना बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर सर। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, प्रोडक्ट की जगह से एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट की जगह पे एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट की जगह पे एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो मैं आपको हाँ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, हीट का डिफरेंस निकालना है, तो जो ज्यादा होगा उसी से तो माइनस करेंगे। हाँ ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। चलिए अब आगे देखिए, जरा ध्यान सुनिए बच्चों। आपने एक चीज सुना होगा, उसके बारे में बताओ। क्या आपने कैलोरीफिक वैल्यू का नाम सुना? कैलोरीफिक वैल्यू किसी ने सुना हो? कैलोरीफिक वैल्यू कोई भी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं बच्चों। यह किसी फ्यूल की, क्या फ्यूल का मतलब समझते हैं? फ्यूल का मतलब हाँ हाँ क्या होता है? गुजराती में सबको बता दूं। ईंधन। हाँ ईंधन, ईंधन ठीक है। वरदान। हाँ, यह किसी फ्यूल की एफिशिएंसी बताता है। यह किसी फ्यूल की एफिशिएंसी बताता, समझ नहीं रहा। जैसे मान लो कि बच्चों आपके पास एक फ्यूल ए है और एक फ्यूल बी है। मान लीजिए आप इस फ्यूल की एफिशिएंसी, इस फ्यूल की एफिशिएंसी बताना है, तो बच्चों को कैलोरीफिक वैल्यू बताएगा कि मतलब कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है। समझ रहा हूं मैं क्या बताना चाहता हूँ? हाँ कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किस फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब कौन सा फ्यूल सबसे लंबा काम करता है, मतलब कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पेट्रोल यूज करें, कहीं मिट्टी का तेल यूज करें, तो बच्चों दोनों फ्यूल है ना, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी ना। भाई दोनों में से अच्छा कौन काम करेगा, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू से बताया जाता है। प्रश्न ये कि सर कैसे बताया जाता है, पहले सुन लीजिए, मैं पहले इसकी डिफिनेशन लिखाता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन जरा सुन लीजिए। कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है बच्चों, पहले कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला सुनिए कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा एच, ये डेल्टा एच जो कंबशन वाला, डेल्टा एच कंबशन, उसके बाद क्या करते हैं, उसी का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। मतलब जिसका भी आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है ना, उसका कंबशन जो वैल्यू होगी, जो भी हो उसका, मान लो कि मैंने आपको बोल दिया C2H6 है, मैंने इसका डेल्टा एस कंबशन आपको दे दिया, तो ऊपर रख देना, इसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे रख देना, डिवाइड कर देना, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाए। इसका जरा डिफिनेशन सुनो, डिफिनेशन से पता चल जाएगा सर ये फॉर्मूला क्यों बना। तो इसकी डिफिनेशन सुनो। डिफिनेशन ये है कि किसी फ्यूल का 1 ग्राम, बच्चों 1 ग्राम, किसी फ्यूल का 1 ग्राम से
किसी फ्यूल के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 चीज है, मान लीजिए मैंने इसका 1 ग्राम ले लिया और इसका 1 ग्राम ले लिया, इसको जला दिया। जलाने के बाद किससे कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 1 ग्राम से। तो जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, पहले आप इतनी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट। बच्चों मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? बोलो। वेट अपन वेट अपन मोलर। मोलर मास, सही है? क्लियर आता? हाँ। तो हमको एक चीज बताइए, अगर मुझे वेट इन ग्राम पता करना, तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास इंटू मोल। मोलर मास इंटू मोल। प्रश्न ये है कि सर ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये 1 ग्राम के लिए कैसे बना? 1 ग्राम के लिए कैसे बना? 1 ग्राम को जलाने के लिए कैसे बना? मुझे बताओ, क्या ये डेल्टा एच कंबशन 1 मोल के लिए? हाँ हाँ सर। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 मोल के लिए है तो अगर मैं उसी के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूं तो क्या 1 ग्राम आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ। इसलिए बच्चों इसकी डिफिनेशन 1 ग्राम से डिवाइड है, और इसलिए बच्चों इसका फॉर्मूला ये है। समझ गए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं आपको पेपर में दे दूं कि हमारे पास 4 फ्यूल पड़े हैं ABCD, ध्यान सुनना, जिनका डेल्टा HC गिवन, डेल्टा HC कंबशन गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, तो सॉल्व कर लोगे? हाँ ठीक, हाँ सर। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े, इसको हटाते हैं। हाँ सर। बच्चों तो क्या हमने 2 रिएक्शन पढ़ लिया, एक फॉर्मेशन की रिएक्शन, एक कंबशन की रिएक्शन। हाँ सर। बच्चों मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा, आपको डिफिनेशन भी साथ साथ में याद हो रहा होगा। मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूं। जो तीसरा है बच्चों वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन समझते हैं ना? न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण की रिएक्शन। आपको पता नहीं न्यूट्रलाइजेशन केमिस्ट्री में कब होता है? कब होता है बोलो? एसिड और बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन। यस, बिल्कुल सही बात है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराया जाए तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन बताता हूं किसे कहते हैं, जरा देखो। सबसे पहले हम पता करते हैं कि सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन। उदासीनीकरण मतलब एक चीज दूसरे चीज से मिलकर उसको उदासीन करते। तो मान लीजिए बच्चों आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड में मान लीजिए आपने HCl ले लिया, HCl। और बच्चों आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब Sb, और दोनों को मिला रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब Sa, यहाँ पे NOH ले लिया। तो जब इसको मिलाते हैं बच्चों तो एक बनता है सॉल्ट और बनता है दूसरा पानी। जब सब लोग ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, है ना? पानी बनता है बच्चों। इसी रिएक्शन को ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर हमसे कोई पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करता है तो उसी से सॉल्ट और पानी बनता है, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान सुनिए, जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी का चेंज तो होगा ना? हाँ सर।
तो बच्चों इसी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ये भी सुन लीजिए। जब आप एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे ना तो वहां पे एनर्जी बाहर निकलेगी। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो उसमें जो एनर्जी बाहर निकलेगी ना, उसी को एनर्जी, उसी को एंथैल्पी कहता है। वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वो एनर्जी बाहर निकाला है। तो बच्चों ये तो हो गया काम की बात है। प्रश्न ये है कि सर इसमें से एनर्जी बाहर क्यों निकलती है? पहला रीजन, इसमें से एनर्जी बाहर क्यों निकलती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है सर आपने जो डिफिनेशन बताया था, आपने डिफिनेशन ये बोला था कि सभी डिफिनेशन एक मोल के लिए होता है। भाई अपने सभी डिफिनेशन सर आपने एक मोल के लिए बताया था, तो सर यहाँ पे आपने एक मोल के लिए जो डिफिनेशन है उसका क्या मतलब है? जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की सभी डिफिनेशन जब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे ना, और जब आप न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मोल नहीं लिखा है, जबकि थर्मोकेमिस्ट्री की सभी डिफिनेशन एक मोल के लिए, लेकिन एसिड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक मोल के लिए नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। पहले मैं क्या सिखाऊंगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज कैसे होती है, किस कारण से होती है। उसके बाद सर इसकी डिफिनेशन है क्या, जब एक मोल के लिए नहीं है तो फिर वास्तव में डिफिनेशन क्या है और क्यों एक मोल के लिए नहीं है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए। जब आप न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है आप मुझे बताइए। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि एसिड का H+ और बेस का OH-, एसिड का H+ और बेस का OH- दोनों आपस में मिलता है, और जब दोनों आपस में मिलता है तो बनता है पानी। यहां सुनिएगा, जब एसिड का H+ और बेस का OH- जब आपस में मिलता है तो मिलता है पानी। मैं बताता हूं, जब भी कभी H2O का फॉर्मेशन होता है, जब भी कभी H2O का फॉर्मेशन होता है, जब भी कभी H2O का फॉर्मेशन होता है, किससे? H+ और OH- से। मैंने H+ OH- बोला, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी H2O फॉर्मेशन कर लो। भाई फॉर्मेशन तो दुनिया में सब रिएक्शन से होता है। मैंने क्या बोला? जब भी कभी H2O का फॉर्मेशन होता है, 1 मोल, मैंने कितना बोला? 1 मोल H2O का जब भी फॉर्मेशन होता है तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है, फिक्स है कि हमेशा -13.7 किलो कैलोरी, या अगर मैं इसमें किलो कैलोरी में ना बदलूं, किलो जूल में बदलूं, तो -57.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। ये फिक्स है बच्चों, इतनी एनर्जी रिलीज तो होना ही होना है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए। जब भी एसिड का H+ और बेस का OH- आपस में मिलके पानी का 1 मोल बनाए, कितना मोल बनाए? 1 मोल। तो बच्चों पानी के 1 मोल से -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी तो पक्का रिलीज होगा। अच्छा अगर दो मोल बन गया तो into 2 कर, × 2, और 3 मोल बन गया तो into ×3 बनेगा। इसका अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है, वो कहां से होती है? समझ में आ गया कहां से होती है? आंसर मिल गया ना? हाँ अब एक बार फिर हाँ देखो बच्चों, हाँ सर। जहां भी पानी का 1 मोल बनता है वहां पे एनर्जी गारंटी रिलीज होगी और इसी से होती है, ये इसका नियम है। तो पहले आप इतनी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आ गया कितना? सर हाँ, इसमें से एनर्जी माइनस क्यों लगती है? भैया एनर्जी रिलीज होगी तो क्या प्लस में लिखूंगा? तू तो पता नहीं अब पूछ रहा सर, बट डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? -V। कौन सी दुनिया में है यार? एनर्जी रिलीज का मतलब क्या होता है? एक जो माइनस। एक्सोथर्मी में डेल्टा H की वैल्यू, इसको पूरा positive, माइनस। पूरा लिख देता हूं। अब बता सही है कि नहीं है? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया। चलो ठीक है, चलो इसको इसको हटा दे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया। बच्चों आपके मन में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, सर आपने ये बोला कि यहाँ पे 1 मोल की बात ही नहीं की जाएगी। आपके मन में दूसरा क्वेश्चन, सर इसे डिफिनेशन में 1 मोल आता ही नहीं है, सर ऐसा क्यों? अगर डिफिनेशन में 1 मोल नहीं आता तो क्या आएगा ये भी बताइए, और 1 मोल क्यों नहीं आता ये भी बताइए। क्यों? क्योंकि जब लेशन शुरू हुआ था तो आपने बोला था कि इसकी सभी डिफिनेशन में 1 मोल जलाना है, 1 मोल बनाना है, सब में 1 मोल आया था, लेकिन इसमें 1 मोल क्यों नहीं आएगा? बच्चों पहले इसका मतलब समझिए, समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने 1 मोल लिया, क्या सुनिए, 1 मोल आपने HCl लिया, तो जरा बताओ पानी में जाने के बाद क्या देगा ये, H+ और Cl में Cl माइनस। सब लोग ध्यान सुनिएगा, H+ और Cl-। बच्चों अगर आप ये 1 मोल लेंगे तो यहां से H+ कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, कुछ आना बोलो। एक हाँ लेकिन बच्चों मान लो H2SO4 ले लिए तब क्या होगा? मान लीजिए H2SO4 का आपने 1 ही मोल लिया, मान लीजिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो बनेगा H+ उसके मोल कितने बनेंगे? 2 2 मोल बनेंगे। और मुझे एक बात बताइए, H+ और OH- आयन के मिलने से जो H2O का 1 मोल बनता है वो -13.7 एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन अगर गलती से ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए तो क्या ये 13.7 रहेगा? नहीं। तो नहीं। बच्चों तो डिफिनेशन उल्टा सीधा होगा कि नहीं हो गया? हाँ सर। मान हाँ। लीजिए हाँ भाई डिफिनेशन कैसे बताया जाता है? डिफिनेशन वो बनाया जाता है जो सब पे लागू हो, एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनाया जाता है। अब ऐसा थोड़ा कि HCl पे फॉलो हो रहा है, लेकिन सर H2SO4 पे वो डिफिनेशन फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब HCl को आप लेते हैं सर तो -13.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सर आप H2SO4 को लेते हैं तो उसका डबल होता है। तो भाई हमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन माननी पड़ेगी ना, स्टैंडर्ड डिफिनेशन। क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बच्चों इसीलिए मोल नहीं लेते हैं। तो प्रश्न ये कि सर जब मोल नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मोल नहीं लेते, याद रखिए डिफिनेशन। हाँ हाँ सर। डिफिनेशन में एसिड और बेस का मोल लेके डिफिनेशन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो भाई इससे बनेंगे 2H-। अब बच्चों 2H+ और 2H- मिलकर बनाएंगे 2H2O, और बच्चों जो एनर्जी रिलीज होती है वो तो पानी से ही रिलीज होती है ना, इसका मतलब डबल एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब डिफिनेशन हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। तो बच्चों हम ऐसे डिफिनेशन बनाएंगे जो सबके लिए बिल्कुल इक्वल। समझ में आ रहा? इसलिए ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल मतलब मोल की बात नहीं की जाती। प्रश्न ये कि सर क्या बात की जाती है वो बताने जा रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फास्ट। हटा रहा हूं। देख रहे हो बच्चों कितना कंसेप्ट, आप सोच लीजिए ये कंसेप्ट कैसे, कितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। आप सोचिए ये कंसेप्ट आप कभी आप जीएसपी बोर्ड में पढ़ पाते? आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, आप जेई एग्जाम मत दो, आप नीट का एग्जाम मत दो, लेकिन बच्चों ऐसे ज्ञान का भी क्या फायदा कि आप न्यूट्रलाइजेशन पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ 1 मोल यूज होगा कहाँ नहीं होगा। आप हमारी बात को समझिए। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान सुनिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसकी डिफिनेशन में मैंने ये बोला, इस जो कुछ लोग हमारा वो एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, इसलिए तो कुछ लोग को हटा रहा हूँ, पता तरीक बात। इसकी डिफिनेशन में मोल नहीं लेते हैं। फिर क्या लेते हैं बच्चों? जो लेते हैं वो तो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो है पार्ट रेडॉक्स का, और मुझे रेडॉक्स रिवीजन करना 15 तारीख के बाद, है ना। क्या रिवीजन करना है? मुझे इक्विवेलेंट रिवीजन करना है। इक्विवेलेंट रेडॉक्स में एक टॉपिक इक्विवेलेंट, और एक जो बैलेंसिंग है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं उसी में रिवीजन करूंगा। रेडॉक्स सेक्शन में मैं रेडॉक्स को रिवीजन करूंगा, इक्विवेलेंट, है ना। तो मैं वो उसका रिवीजन यहाँ करूंगा मैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तभी मैं केवल लिख देता हूँ, जरा सुनो बच्चों। पर ग्राम इक्विवेलेंट का यूज किया जाता है, पर ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों पर ग्राम, जब मैं आपको इक्विवेलेंट समझा दूंगा तो बच्चों पर ग्राम इक्विवेलेंट आप किसी का भी निकालेंगे, किसी का भी, तो बच्चों उसमें 1 मोल ही आएगा।
अच्छा मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। जैसे HCl है ना, तो इसमें जितने H प्लस है उसी से डिवाइड किया जाता है। H2SO4 है ना, मान लो इसका X है ना, H2SO4 है ना, तो मान लीजिए बच्चों अगर इसका 2x है ना, तो जिसके मूल जितने इसके H प्लस उसी से डिवाइड किया, फिर से देखो X आ गया। मतलब पर ग्राम इक्विवेलेंट से बच्चों ना हमेशा एक मोल ही आएगा, किसी का लेंगे, क्योंकि जितने H निकलेंगे, जितने OH निकलेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, बात वही आ जाएगी घूम फिर के। मतलब ये हुआ, मेरी बात समझो, मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको H प्लस किसी भी एसिड का पर ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, तो उसमें से जितना H प्लस निकलेगा पर ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, जितना OH निकलेगा, इससे जितना भी पानी बनेगा वो बच्चों एक मोल ही बनेगा, और उससे -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट या -57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट ही एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि मैं पर ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, और बच्चों न्यूट्रलाइजेशन में पर ग्राम इक्विवेलेंट की डिफिनेशन ही मानी जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस का एक मोल नहीं लेंगे, एसिड और बेस का पर ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, जो आपस में रिएक्शन करके जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बस हमें क्या बोलना है? पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं डिफिनेशन लिखा दूं। इसको हटा रहा हूं बच्चों, मैं डिफिनेशन लिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों इक्विवेलेंट क्या है, मैं आप अभी तो बता नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, उसको बताने के लिए 2 क्लास लग जाएगा, इसलिए हम जो क्लास में है उसी को बढ़ते देखते हैं। जरा ध्यान सुनो, क्या सुनिएगा। जब एक ग्राम इक्विवेलेंट, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका? बोलो। बेस on base इक्विवेलेंट किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का। आपस में रिएक्शन करते हैं। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो मुझे बताओ क्या एनर्जी रिलीज होगी? हाँ सर हाँ रिएक्ट विथ ईच अदर। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे? गिव H2O सॉल्ट और पानी। और सॉल्ट। हाँ सही है। तो जब इस रिएक्शन देंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। कुछ आना बोलो। हाँ 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 सर। अच्छा, एनर्जी रिलीज होने का रीजन क्या? पानी का बनना ना, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी मतलब जो हीट, जो एनर्जी, जो एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या कहते हैं? बोलो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन। उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आपको डिफिनेशन बहुत अच्छे से आता है तो विश्वास मानिए इसके न्यूमेरिकल आपको बहुत सिंपल लगेंगे। लेकिन यदि यही नहीं आता है फिर आम इंसान आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको जीएसबी बोर्ड में भी पूछे कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, तो गलती से आप एक मोल नहीं लेंगे। आप क्या लेंगे कि सर जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो साल्ट और पानी बनता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या आप इसको गुजराती भाषा में लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया? हाँ सर ठीक। बच्चों इसको हटा रहा हूं मैं।
एक बात ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर आपने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले मन में प्रश्न आएगा सर हमको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है। बल को चिंता ना करो, जब मैं इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इक्विलिब्रियम, तो उसमें पढ़ाया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो भी हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ये मैं सिखाऊंगा फिलहाल। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि आपने किसी में से भी कोई भी एक वीक ले लिया, कोई भी एक वीक ले लिया, मान लीजिए आपने वीक एसिड ले लिया, वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड वीक होता है, और भी वीक हमारे पास एग्जांपल है जो आगे चल के। हाँ, तो बच्चों अगर आपने वीक एसिड ले लिया ना, तो उसका जो डेल्टा एच जो न्यूट्रलाइजेशन है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन बच्चों वो कम हो जाएगा, वो 13.7 से कम हो जाएगा अगर आपने वीक ले लिया तो। वो कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन ये भी सुन लीजिए। जब कभी जब कभी HF की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, जब कभी HF की, ये बहुत वीक एसिड HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ना, तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaF बनेगा, क्यों, और क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी। तो बच्चों इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो 13.7 से कम रिलीज होना चाहिए, लेकिन बच्चों जो इसका डेल्टा एच की वैल्यू है ना वो 13.7 से भी ज्यादा होता है, 16.7 किलो कैलोरी। तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन क्या है। पहला रीजन तो आपको पता ही है ना कि H+ और OH- आयन जब मिलता है तो ये मिलने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो एनर्जी है वो 13.7 के आसपास रहेगी, कम ही रहेगी, थोड़ा कम रहेगी, सही है। लेकिन बच्चों दूसरा सुनो, मेरी बात दूसरा सुनो, ये जो F- है ना, इसकी साइज जो होती है ना बहुत छोटी होती है, सही है, ठीक है यहाँ तक। जब इसकी साइज छोटी होगी तो बच्चों इसका जो हाइड्रेशन कराएंगे ना सॉल्वेशन, उससे इसकी साइज बड़ी हो जाती है। आप याद करो, जिसकी जितनी छोटी साइज उसके चारों ओर पानी 3-3 मल्टीपल लेयर बनाता है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है। हाँ सर, हाँ सर, एक्वास में बड़ा हो जाता है। हाँ, तो बच्चों इसी के कारण नहीं यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी रिलीज मिल के ना इसकी एनर्जी 13.7 से ज्यादा हो जाती है। और बाकी आपको याद रखना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसको हटाते हैं ना, बच्चों क्वेश्चन कराऊंगा, एक साथ ही कराऊंगा, चिंता ना करें, क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन मैंने कराया, परेशान ना हो, है ना, क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे ये समाप्त होने वाला है, हम लोग लास्ट आ चुके हैं, कल हम लोग नया स्टार्ट कर ही देंगे इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, है ना। क्या देखिए, इसके बाद का जो हेडिंग है बच्चों वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या किसी ने हाइड्रोजनेशन का नाम सुना? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? क्या किसी ने आप में से हाइड्रोजनेशन का नाम सुना? हाइड्रोजिनेशन, हाँ सर। चलिए ठीक, मैं बताता हूँ, पहले मैं हाइड्रोजनेशन बताता हूँ। हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं, वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर भी सुन लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड, अच्छा अनसैचुरेटेड तो पता है, अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन की। ठीक, डबल बॉन्ड। अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड आपके पास यदि हाइड्रोकार्बन है, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और बच्चों आप उसमें H2 का ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें H2 ऐड करना चाहते हैं, और ऐड करने के बाद, अच्छा ये अनसैचुरेटेड मतलब या तो ये एल्कीन होगा या तो अल्काइन। और बच्चों आप ऐड करके आप ये चाहते हैं कि ये सैचुरेटेड में बदल जाए, मतलब किसमें बदल जाए? एल्केन में। बच्चों तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और बच्चों में बताना चाहता हूं कि यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों होती है आगे चल के समझ में आएगा। ये भी एक्सोथर्मिक होती है, इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन करते हैं। बच्चा मुझे बताओ,
C2H4 ऐसा लिखता हूं ऐसे। ठीक है यहां तक? मुझे बताओ मैं इसके कितने बॉन्ड को तोड़ दूं कि ये सिंगल बॉन्ड बदल जाए? एक बॉन्ड को। एक बॉन्ड को। अच्छा केमिस्ट्री में एक चीज और सुनिए, मान लीजिए बच्चों ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है ना, और मान लीजिए कि अगर आप ऊपर वाला ये बॉन्ड तोड़ते हैं, जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना बच्चों, तो ए के पास भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, बी के पास भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। क्या ये आपको ये पता है इतना? हाँ सर पता। फ्री रेडियस। ठीक है, तो बच्चों जरा मुझे बताओ, जरा ध्यान सुनो क्या होगा। तो आप एक बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, चलो उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो जब मान लीजिए कि आप एक बॉन्ड ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, जैसे तोड़ेंगे तो मुझे बताओ क्या होगा। CH2 एक बॉन्ड तो होगा ही, CH2, और बच्चों इस पे एक एक बॉन्ड फ्री हो जाए, कुछ हाँ ना बोलो। हाँ और आपके पास दो हाँ, हाइड्रोजन है, हाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। मुझे बताओ क्या बना? क्या यहाँ पे CH3 बना? इथेन। क्या ये इथेन एल्केन बन है? गया। और क्या, इथेन है। और क्या ये एल्कीन है? तो बच्चों इसी रिएक्शन को हाँ। हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या आपको हाइड्रोजनेशन समझ में आया? हाँ 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 सर। इसके इसके एक फोटो ले लो जल्दी से। ले ली सर। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, निकल लेते हैं। आपने 10वीं में सुना होगा प्लेटिनम लेते हैं, आप प्लेटिनम लेते हैं। या तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। बच्चों ये वनस्पति तेल है अनसैचुरेटेड, और ये वनस्पति घी है। खैर हम इतना डिटेल नहीं जाता, मैं आपको बहुत पढ़ाऊंगा इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। मान लीजिए बच्चों ऐसे है, और मैं इसको सिंगल बॉन्ड में बदलना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन लेने तोड़ने पड़ेंगे? पड़ेगा। मुझे पहले बताओ मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? दो बॉन्ड। तो दो। बच्चों दो बॉन्ड तोड़ने के लिए तो क्या मुझे 2 मोल हाइड्रोजन को लेना पड़ेंगे? हाँ लेने पड़ेंगे। तो मुझे बता, जब दो बॉन्ड, हाँ यू। सर। तो क्या एक इधर और एक इधर भी जोड़ना पड़ेगा? हेलो, हाँ हाँ तो क्या आप समझ गए ना कि किसके कितने मोल लेने पड़ेंगे कि वो सिंगल हाँ बॉन्ड सर। बदलेगा? तो बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के 2 मोल लेने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड को एक। कुल मिला के आप कसम खा लीजिए हाँ कि आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना ही है। और किसको जोड़ना है? H2 को। इसी प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और बच्चों इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। बात खत्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ले लिया? ली। चलिए अब इसके डिफिनेशन भी लिख देता हूं जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल डिफिनेशन है बच्चों। मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदल रहे हैं? एक मोल, भाई एक मोल तो डिफिनेशन हाँ लेनी पड़ेगी क्योंकि एक मोल का डिफिनेशन है। लिख देता हूं, जरा देखो मैंने क्या बोला। एक मोल, एक मोल, एक मोल अनसैचुरेटेड, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को ना, कंप्लीट कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। बच्चों कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए आपको सिंगल बॉन्ड में बदलना ही है। इसका मतलब ये हुआ। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? आपको किसमें बदलना है? एल्केन में, है ना। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, जब जब कभी एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं बोलो? हीट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट, हीट बोलो या दूसरा क्या? हाँ, उसे ही एंथैल्पी लिख देता हूँ क्योंकि एंथैल्पी फेमस है ना। उसे ही एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मान लीजिए बच्चों मैंने ऐसे लिखा CH2CH, पर मैंने केवल यहाँ पे 1 मोल लिया। जब 1 मोल लूंगा तो बोलो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा? टूटेगा ना। CH2 तब क्या ये हीट ऑफ हाइब्रिडेशन है कि नहीं? यस या नो का जवाब दो। नहीं है। ये नहीं, नहीं। सर क्योंकि बच्चों आपको कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराना है। समझ गए? सैचुरेटेड में सर। हाँ सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जरा मेरी बात सुनो, अगर आप C2H2 ले रहे हैं ना, तो आपको 2 मोल H2 का लेना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होके ना बच्चों C2 एक्सिस बनाएगा। और इसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ में आ गया होगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक। बच्चों 2 डिफिनेशन और बची है। 2 डिफिनेशन के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री खत्म है ना। इसको हटा देता हूँ। बच्चों अभी तक हमने 2 फॉर्मूला बताया, अभी तक हमने कुछ डिफिनेशन बताया। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको सभी डिफिनेशन याद हो गई होंगी। आपका कंसेप्ट क्लियर है, कहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर है कि कहाँ पे सब जगह 1 मोल बोलेंगे, केवल एक जगह 1 मोल नहीं बोलेंगे। आपको सभी डिफिनेशन याद हो गई होगी। चलिए एक नया लिखते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। नाम सुना? प्रश्न ये कि सर ये एटोमाइजेशन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा बात है। इसका मतलब ये हुआ मीन्स एटम में कन्वर्ट करना, मतलब किसी चीज को एटम में कन्वर्ट करना। बस किसी भी चीज को एटम में क्या कन्वर्ट करना, इसका मतलब ये हुआ। किसी भी चीज को जब आप एटम में कन्वर्ट करेंगे बच्चों ना, तो उससे जो हीट रिलीज होगी ना, सॉरी, उससे जो हीट, वैसे मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये H2 है, तो बच्चों क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ। हाँ है। तो मैं इसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हाइड्रोजन एटम, ये एटम है, तो बच्चों मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, हाँ। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ। और बच्चों जहां एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसे इंडोथर्मिक कहते हैं। बोलो हाँ ना? हाँ हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा H पॉजिटिव। वेरी गुड, तू तो समझ गया यार। डेल्टा H पॉजिटिव, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है सर? ध्यान सुनिए, एक करके बताता हूँ। सुनिए, आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसा मान लीजिए कि बच्चों आप जिस चीज को तोड़ना चाहते हैं वो भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। पहली शर्त, ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। पहली चीज, एक बार फिर सुन लो, आपको जिस चीज को तोड़कर एटम बनाना, वो भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? और बच्चों, हाँ। और ये आपका 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, और गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए। यहां तक ठीक है? अब इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसको मैं हाँ एनर्जी ठीक है। दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये हाइड्रोजन में टूटेगा। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ऐसे टूटेगा, सॉरी ऐसे टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइटम में टूटेगा। हाँ। और ये भी किस फॉर्म में टूटेगा? गैसियस फॉर्म में। तो बच्चों इसी को हाँ। कहते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन, इसको कहते हैं। अच्छा मान लो कि मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा। आपको बताना है कि ये डेल्टा H एटोमाइजेशन है कि नहीं। देखना चाहते ध्यान से। मैंने यहाँ पे H2 लिया, गैसियस फॉर्म में लिया, और मैं यहाँ पे इसके हाफ मोल ले रहा हूँ और उसको तोड़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा हूँ, एटम में कन्वर्ट कर दिया और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। मुझे बैलेंस करना था, इसलिए मैंने इसको हाफ ले लिया। मुझे बताओ क्या ये डेल्टा H एटोमाइजेशन है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, नहीं सर, 1 मोल का 1 मोल पूरा। यस, क्योंकि आपको 1 मोल गैसियस एटम, गैसियस चीज को तोड़ना है। समझ में आ गया? ये 1 मोल नहीं है। हाँ हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूँ। हाँ सर। इसके बाद बच्चों लास्ट एक डिफिनेशन है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कल चालू करेंगे न्यूलेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट थर्मोकेमिस्ट्री में आसान लग रहा होगा। उसके बाद थोड़ी सी सहायता ये कर लीजिएगा कि थर्मोफिजिक्स तो आपको आनंद सर ने पढ़ा दिया है, थर्मोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया है। थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा आप देख लीजिएगा किसमें, एनसीईआरटी में। अच्छा, थर्मोफिजिक्स में यदि आपको डाउट होगा कि लगे सर थर्मोकेमिस्ट्री भी बता दो, तो 15 तारीख के बाद रिवीजन कर दूंगा। खैर तो देखो, जब एक मोल कोई भी सबस्टेंस, एक मोल कोई भी सबस्टेंस ऑफ एनी सबस्टेंस, याद रखिएगा 1 मोल चाहिए, ठीक है। उसको बच्चों कंप्लीटली डिसोसिएट करना है, कंप्लीटली तोड़ना है। तो जब उसको तोड़ेंगे तो एटम में बदल जाएगा भाई, एटम तोड़ने के लिए एटम बदलना पड़ता है ना। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब तोड़ना, सही है, इनटू इट्स, उसी के किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, गैस एटम। तो बच्चों जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे ना, डिसोसिएट तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने में जो भी एनर्जी आप देंगे, समझ नहीं रहे यार, तोड़ने में जो भी एनर्जी आप देंगे या जो भी एनर्जी का चेंज होगा, तोड़ने में जो भी एनर्जी का चेंज होगा ना, उसी को हीट या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। सबसे लास्ट डिफिनीशन, इसके बाद न्यूमेरिकल तो कल ही कर पाएंगे, आपको पता ही है, इसको हटा देते हैं, कल नया लेसन पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों मुझे बात बताओ, क्या मैंने 20 सेक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा पढ़ाया था? याद करो सबसे लास्ट में। हमको याद है रिद्धि, आप भी पढ़ी थी, आप याद करिए। हमको याद है, आप लोग पढ़े थे, मैंने कल वीडियो लेक्चर देखा नहीं था, चेक कर रहा था कि आप लोगों ने सबसे लास्ट में क्या पढ़ाया था जब स्कूल ओपन होने वाला था। याद करो। अरे कोई तो बोलो, हाँ सर पढ़ाया था। मोल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ सर। उसके बाद सर थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम चला था। पढ़ाया नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाऊंगा, हम ये कह रहे हैं हम पढ़ाए थे कि नहीं, बस ये बता दो। थोड़ा कोई बात। या देखो बच्चों, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर किसी चीज को तोड़ना है, अगर किसी भी चीज को तोड़ना, यदि मुझे आपको भी तोड़ना होगा तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको पीटना पड़ेगा। समझ नहीं रोया? और कहीं भी एनर्जी, समझ गए। तू समझ गया ना? तो बच्चों वो इंडोथर्मिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव, हाँ, डेल्टा इज पॉजिटिव। और ये इंपॉर्टेंट तो सब है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं इसको समझाता हूं, तब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये भी काम आएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे हम। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो सबसे पहले प्रश्न ये कि सर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? कोई बताएगा? मैं बताता हूं, आप मत बताइए, आप गलत बताएंगे। सुनिए, जब एक मोल है ना, जब एक मोल गैसियस बॉन्ड, याद रखिए ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और किसी को नहीं, एक मोल गैसियस बॉन्ड को, है ना, डिसोसिएट मतलब तोड़ने के लिए, आप ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, इसको एक और लिख देता हूं, डिसोसिएट। जब तोड़ेंगे तो बच्चों ये गैसियस बॉन्ड, मतलब कोई भी बॉन्ड मान लो ऐसे है, कोई भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये सेपरेट होगा कि नहीं होगा? सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ सर। तो बच्चों सेपरेट कर दिया मैंने, तोड़ के सेपरेट कर दिया। सेपरेट करूंगा तो मुझे बताओ क्या ये गैसियस, भाई गैस फॉर्म में है, गैस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो गैस फॉर्म भी तो अलग होगा। तो बच्चों वो गैसियस एटम बनाएगा, गैसियस एटम, ठीक है।
इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। सर समझ नहीं पाया, मैं समझाता हूं। जैसे समझ गए। तो पहले फिर से समझ ले। जैसे मान लो तेरे पास H2 है, H2 और गैस फॉर्म में कितना मोल है? 1 मोल है। एक मोल है। अब इसको तोड़ने के लिए, 1 मोल। इसको तोड़ने के लिए तू कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। अच्छा, हाँ सर। तोड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? गैस में। गैसियस एटम। तो क्या बोलेगा? सर इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? डेल्टा एच। किस डेल्टा एच? मतलब जो भी तू एनर्जी दी है, किसके लिए? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ गए सर। समझ गया। हाँ, मुझे बताओ, क्या ये क्लोरीन का 1 मोल है? 1 मोल गैसियस है। क्या मुझे हाँ। बॉन्ड को तोड़ना है? तोड़ने के बाद ये किस एटम में चेंज हो रहा है? क्या ये गैसियस एटम में चेंज हो रहा है? इसका मतलब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। किसके लिए? क्लोरीन गैस के लिए। चलिए, अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन का गैसियस एटम है, सॉरी गैसियस मॉलिक्यूल है, HCl का 1 मोल है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन बच्चों ब्रेक करने के बाद ये आयन बन गया, तो क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं। एटम बनना चाहिए। तोड़ने के बाद गैसियस एटम बनना चाहिए। एटम नहीं, गैसियस एटम बनना चाहिए। एटम वो भी गैसियस फॉर्म में। चलो नेक्स्ट देखो। जैसे मेरे पास ये HCl है, 1 मोल है, मैंने इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद बच्चों H2 गैस और Cl2 गैस बना। क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको तोड़ने के बाद बच्चों आपको एटम में कन्वर्ट होना चाहिए। चलिए नीचे देखिए बच्चों, ये H2O है, H2O। या ध्यान सुनिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आप H2O को H2O के 1 मोल जो गैसियस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिए और ऑक्सीजन बना दिए। बच्चों आपको गैसियस एटम दिख रहा है, आपको गैसियस एटम दिख रहा है, लेकिन बच्चों ये अभी भी गैस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? आप H2O को देखिए, मुझे बताओ यहाँ पे OH के कितने मोल दिख रहे हैं? 2। कुछ आना बोलो। हाँ और आपको कितना मोल लेके चलना चाहिए था? 1 मोल। 1 मोल। इसलिए नहीं है। समझ गए? समझ नहीं पा रहा यार? हाँ समझ। अरे कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो कि नहीं सर अभी भी डाउट है। समझ। क्लियर हो गया ना? अब आगे सुनिए, इसको हटा रहा हूं। हाँ। आगे नेक्स्ट। सर हाँ, इसके ऊपर वाली रिएक्शन में सर H2 है, हाफ H2, तो इसमें एक ही H बचेगा ना फिर तो। अरे एक बचेगा नहीं के लिए मॉलिक्यूल है ना बल्लाल, ये दिख नहीं रह गया? हाँ सर दिख तो रहा है। तो एक तुझे एटम और मॉलिक्यूल मनता समझ में नहीं आता क्या? मतलब हमने रिएक्शन बैलेंस कर दिया, इसका मतलब क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाएगा? ना। पर डिफिनेशन क्या है कि किसी भी चीज को तोड़कर एटम में कन्वर्ट करना। एटम में तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ही रखा, बैलेंस कर दिया, तो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़े हो जाएगा? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। तभी तो कह रहा हूँ डिफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिलेशन के लिए। तो समझ नहीं पाया? समझ गया। समझ गया ना? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ हेडिंग क्या था? हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। एंथैल्पी। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? केवल अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी हमने क्या पढ़ाया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या पढ़ाया मैंने? एक मोल कोई भी गैसियस बॉन्ड हो, कोई भी 1 मोल कोई भी गैसियस बॉन्ड हो, इसको तोड़कर गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। फिर सुन लीजिए, मैंने अभी आपको बॉन्ड एनर्जी नहीं पढ़ाया, मैंने अभी आपको केवल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे कहते हैं? 1 मोल गैसियस कोई भी बॉन्ड को तोड़कर उसी के गैसियस एटम में चेंज करना। बच्चों मैं पढ़ाने जा रहा हूं बॉन्ड एनर्जी। देखो जरा बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। दोनों में डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, सुनिए। मुझे एक बात बताइए, आप इस CH4 को देख लीजिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड,
2 बॉन्ड, 4 3 बॉन्ड, 4 4 बॉन्ड। चार। अगर मैं आपसे केवल C और H लेता, केवल CH, और इसका 1 मोल लेता, कितने मोल लेता? केवल 1 मोल लेता, और मैं बोलता ये गैसियस फॉर्म में है बाबू, मालूम, मैंने बोला तोड़ के दिखाओ, तब क्या बोलते? सर कार्बन एटम ले लो, कार्बन एटम में तोड़ दो, हाइड्रोजन एटम में तोड़ दो, और इसी को बोलते सर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ऐसे बोल देते। लेकिन बच्चों यहाँ पे कितने मोल है? क्या यहाँ पे 4 मोल है? 4 मोल। हाँ लेकिन हाँ बच्चों, सर। लेकिन बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन तो 1 मोल के लिए डिफाइंड है। बॉन्ड डिसोसिएशन 1 मोल, कोई भी 1 मोल गैसियस बॉन्ड के लिए डिफाइंड है, केवल 1 मोल, 4 मोल के लिए डिफाइंड नहीं है। तो प्रश्न ये है कि फिर सर ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या डिफाइंड है? क्या सुन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या डिफाइंड है, ध्यान सुनो। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल जैसे मेथेन, मेथेन के मॉलिक्यूल देख लो, ये देख रहा हो ना, मीथेन के मॉलिक्यूल में जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में 1 से ज्यादा बॉन्ड हो, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो बच्चों उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन टर्म्स का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी का यूज करते हैं। समझ में आया? समझ गए समझ गया ना? इसका मतलब क्या सर? होगा? ऐसे भी H2O में हाँ, बॉन्ड सर। एनर्जी होगा। पहले मेरी बात तो सुन ले भाई। H2 में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही तो है। तो बाल की खाल क्यों पूछ रहा है? H2 नहीं सर, H2O कहता हूँ, H2O। हाँ हाँ, पहले, अच्छा पहले पूरी सुन लो, पूरा सुन लो, ध्यान सुनो। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड जो एनर्जी है ना, वो बॉन्ड डिसोसिएशन का एवरेज होता है। समझ में आ गया? कुछ आना बोलो। हाँ सर। ठीक, अब आगे सुनो, हाँ सर। अब आगे हाँ सुनो, आगे सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। तो मान लीजिए आपके पास ये मेथेन के मॉलिक्यूल है, तो मुझे बताओ, मान लीजिए आपने ये बॉन्ड तोड़ा, तो आपको फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी होगी, BDE1। आपने ये बॉन्ड तोड़ा, तो आपको सेकेंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी होगी, एक एक मोल कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने ये बॉन्ड तोड़ा, तो आपको थर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी होगी। आपने ये बॉन्ड तोड़ा, तो आपको फोर्थ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी होगी। अब इनका जब एवरेज लेंगे, इनका एवरेज, और एवरेज कैसे लेते हैं? इन सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों उसी को तो बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है। मॉलिक्यूल में 1 से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, और बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन केवल 1 मोल बॉन्ड के लिए डिफाइंड है। ऐसे चौके क्यों देख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ गए। नहीं आ रहा है। अब आगे आ रहा सुनो है। बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3। बच्चों मैंने आपको 2 फॉर्मूला सिखा दिया, तो ये लास्ट फॉर्मूला है। बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है? हाँ तो बच्चों इसका जो डेल्टा एच का रिएक्शन है ना, याद करो, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट का इधर रहेगा, बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट का इधर रहेगा, दोनों के बीच में माइनस होगा। बच्चों में आपको 3 फॉर्मूला मैंने बता दिया है, तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए आपने पहला बॉन्ड तोड़ा, तो आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फर्स्ट दिया, उसके बाद आप दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो कि पहले में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि दूसरे में, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए जब आप CH बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन, जब इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन से धक्का मुक्की करेंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो बच्चों दूसरी बार में आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरी बार में और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे BD1 ज्यादा है कि BD2, तो ऐसे बोलिएगा सर BD2 ज्यादा है। मैंने इस बात को लिख भी दिया, आप चिंता ना करें। सर हाँ, इसमें तो हम एनर्जी देते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। हाँ तो कह तो रहा हूँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आप तो रिलीज बोल। नहीं नहीं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी, मैं वो नहीं कह रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, BD1 ज्यादा है, BD2। वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपने ये बोला ना। ओके ओके। अब बच्चों सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। ये कल न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देख लीजिएगा, हम कल करेंगे। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 हम लोग कल करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये न्यूमेरिकल नंबर 3 हम लोग कल करेंगे। देख रहा है, ये द इंड यहाँ पे हो जाएगा। कल हम लोग नया लेसन शुरू करने वाले हैं।
कल समय से ऐड हो जाइएगा और कल हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा ठीक देंगे। है आपको थर्मोकेमिस्ट्री आसान लगेगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, नहीं तो मैं न्यूमेरिकल आज ही करा देता। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। मुझे पूरा उम्मीद है आपको थर्मोकेमिस्ट्री बड़ा आसान लगा होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है। अब इसके बाद यदि आप आज ही पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा जीवन नहीं भूलेंगे, और 4 दिन बाद